गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे मम्स के बारे में, जिसको हिंदी में गलसुआ या फिर गल फड़े या फिर इसको हम हिंदी में जो है कंठमाला की बीमारी भी कहते हैं। आजकल ज़्यादातर ये बच्चों को इन्फेक्टेड करती है। 6-7 साल के बच्चों से लेकर 37 साल तक के लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। और ये इन्फेक्शन जो है वायरल इन्फेक्शन होता है, ये वायरस जनित बीमारी होती है। ये बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, इसमें घबराने की ज़्यादा बात नहीं होती है, मगर इसका इलाज अगर समय पे हो जाए तो सही रहता है। कभी कभी अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कई लोगों में इसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ज़्यादातर ये वायरस जनित बीमारी है, तो ये जो है कंटाजियस है, फैलती है एक दूसरे से, एयर ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये एक दूसरे से हो जाती है। जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांस रहा है, छींक रहा है, अगर आप उसके साथ उसका खाना शेयर कर रहे हैं, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं, उसकी लार अगर आपके लार के कांटेक्ट में आ जाती है तो ये इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या है, पेशेंट को थोड़ा आइसोलेट करना होता है। थोड़ा सा हम इन्फेक्टेड पर्सन से अगर दूर रहते हैं तो हमें वो इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें वायरस होता है, तो वायरस कौन सा होता है? इसमें एक तो आरएनए वायरस होता है। ठीक है, तो आरएनए होता है, इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इस वायरस में। और दूसरी बात यह है कि इसमें पैरामिक्सो वायरस एक फैमिली होती है, पैरावैक्सो वायरेडिनी यह फैमिली होती है, उसमें जो है वायरस होता है, उससे रिलेटेड वायरस होता है ऑर्थो रुबेला वायरस। इसकी वजह से जो है ये मम्स का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब मम्स में क्या होता है कि बच्चे को अगर हो रहा है तो एक तो वहाँ पे क्या दिक्कत होगी, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं, उसमें एक ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, तो जो लार ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है? हमारे कान के पीछे। पैरोटिड ग्लैंड होती है वो हमारे कान के पीछे और कान के नीचे पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रुप होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स के ग्रुप होते हैं, 3 ग्रुप्स, उसमें पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कि कान के पीछे और कान के नीचे होती है। ठीक है, तो जो वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहां पर क्या है, सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से क्या होता है, बच्चे के यहाँ पे सूजन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उनको गल फड़े की बीमारी या गलसुआ की बीमारी कहते हैं। यहाँ पे सूजन आ जाने की वजह से बच्चे के गालों में भी सूजन आ जाती है, चीक्स में भी, और उसकी वजह से बच्चे को खाने पीने में, निगलने में, ऐसे जो है स्वॉलोइंग एंड च्यूइंग करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं। ठीक है, बच्चा जो है पूरा मुंह नहीं खोल पाएगा, इस तरीके से परेशानियां होने लग जाती हैं। इसके साथ साथ बच्चे के और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे फीवर आता है। इसमें जो बुखार आएगा वो 103 तक आ सकता है बच्चे को। इसके साथ साथ बच्चे को जो है मुंह सूखा सूखा रहेगा। क्योंकि देखिए, इसमें लार ग्रंथि में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो इफेक्टेड हो रही होती है। अब हमारी जो लार बनती है वो कहाँ से बनती है? पैरोटिड ग्लैंड से बनती है, जो कि हमारी लार ग्रंथियों से बनती है ना। तो अगर वहां पे इन्फेक्शन है तो जो ऑब्वियसली सलाइवा बनना कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी। तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पानी पिए, लिक्विड लें। ठीक है, जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो सके। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसमें बच्चों को वैक्सीनेशन कराया जाता है, MMR, मम्स, मीजल्स एंड रुबेला का जो वैक्सीनेशन कराया जाता है, जो कि 12 से 15 महीने के बच्चे, और उसके बाद जो है 4 to 6 ईयर के बच्चों को इसका वैक्सीन दिया जाता है, जिससे कि इस इन्फेक्शन से हम बच्चों को प्रिवेंट कर सकें। तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं अपने बच्चों का, जिससे कि आप इसकी सीवियरिटी से बच्चों को बचा सकें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कराने के बाद बच्चे को मम्स होंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, हो जाते हैं बच्चों को। अगर आजकल स्कूलों में बहुत हो रहा है, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये इन्फेक्शन फैल रहा है, हो जाता है, मगर उसकी सीवियरिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सीवियरिटी का मतलब बहुत ज़्यादा जो परेशानियां होती है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर हो जाना, बच्चे के इतनी ज़्यादा सूजन होना, उसके साथ साथ पेनफुल कंडीशन बहुत ज़्यादा होना, बच्चे खाना ही नहीं खा पाएंगे, इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं वो कम हो जाती हैं वैक्सीनेशन के बाद। तो अगर बच्चा इन्फेक्टेड हो भी रहा है मम्स से, तो उतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, इसके कारण वही हुआ, फ्लू, जुकाम। अगर बच्चा जुकाम है, आपके बच्चा स्कूल जा रहा है, वहाँ पे साथ वाले बच्चों को अगर मम्स हो रखे हैं, इन्फेक्शन हो रखा है, बच्चा खांस रहा है, छींक रहा है, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहा है खाने पीने का, तो उसकी वजह से दूसरे बच्चों को ये इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, इसके सिम्टम्स मैंने बताया ही
कि गालों में नीचे जो पैरोटिड ग्लैंड हो, कान के नीचे यहाँ पे सूजन आ जाएगी, बच्चे को फीवर हो जाएगा जो कि 103 ग्रेड हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। इसके साथ साथ बच्चे को चबाने में, निगलने में परेशानी होगी, और बच्चे का जो है पानी कम हो जाने की वजह से या सलाइवा कम बनने की वजह से ड्राई माउथ हो जाएगा, ड्राई डिहाइड्रेट हो सकती है बॉडी, बच्चा थका थका चिड़चिड़ा हो जाएगा, सिर दर्द होगा और मस्कुलर पेन होगा। ठीक है, ये ज़्यादा दिक्कतें बच्चों को हो सकती हैं। अगर बड़ों को भी मम्स हो रहे हैं तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। अगर इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता, अगर किसी बड़े को भी मम्स हुए हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे मेनिंजाइटिस की दिक्कत हो सकती है, इसके बाद ऑफराइटिस की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कई लोगों के कानों में भी इफेक्ट पड़ जाता है इसमें, मम्स की वजह से कई बार बहरापन भी हो जाता है, और ये टेम्परेरी भी हो सकता है। कई बार ऐसा जो कम सुनाई देने की दिक्कत होती है वो मम्स ठीक होने के साथ ठीक हो जाती है, मगर कई बार मम्स की वजह से अगर जो बहरापन होता है वो कंटिन्यूली लॉन्ग टाइम तक हो सकता है या हमेशा के लिए हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है। जब बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है तो उसके बाद ये दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें क्या होता है कि मतलब महिलाओं को अगर मम्स की दिक्कत हुई है तो उसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से ओवरी में भी सूजन आ सकती है, ओवरी में गांठें हो सकती है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है, पेंक्रियाज में दिक्कत हो सकती है। जो जेंट्स होते हैं उन्हें टेस्टिकल स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ऐसी दिक्कतें बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में होती हैं, तो ट्रीटमेंट हो जाए तो बेटर है, वैसे इतना सीवियर कंडीशन आती नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आजकल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। वैक्सीनेशन जरूर बच्चे का करा दें, जिससे कि आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं हो। ठीक है, तो हमने सिम्टम्स की बात कर ली, अब हम डायग्नोसिस मतलब टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें टेस्ट भी होते हैं। जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो ऑब्वियसली टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, तो ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में हम ये देखते हैं कि ब्लड में एंटीजन एंड एंटीबॉडीज तो नहीं बन रहे हैं, तो इसका चेकअप होता है। दूसरी बात, हम इसमें सलाइवा टेस्ट भी कराते हैं, उसमें वही एंटीजन तो नहीं है, तो उस तरीके से उसका टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो और CSF टेस्ट भी होता है इसमें। तो ये सारे हम टेस्ट कर सकते हैं अगर इसकी सीवियरिटी को जांचना है तो वैसे ज़्यादा घबराने की इसमें कोई बात नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या प्रिवेंशन लेना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, बचाव कैसे करें। तो बचाव के लिए आपको क्या बताना है, आपके बच्चे अगर छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं और मम्स की दिक्कत फैल रही है, तो वहाँ पर आपको बच्चों को बताना है कि खांसते समय, छींकते समय अपने मुंह पर टिश्यू पेपर रखें, जिससे कि दूसरा इससे इन्फेक्टेड ना हो, और मास्क का यूज भी कर सकते हैं जिससे कि आपको दूसरों से इन्फेक्शन ना हो। हैंड वॉश टेक्निक जरूर बताएं बच्चों को कि हाथ धोकर ही खाना खाना है, आसपास की चीज़ों को छूने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, बच्चों को बताएं, नहीं तो ये इन्फेक्शन आपको भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, जो इन्फेक्टेड पर्सन है आप उससे थोड़ा दूरी बना के रखें, उसके खाना पीना शेयर ना करें। आपके बच्चे को अगर मम्स की दिक्कत हुई है तो आप थोड़ा सा बच्चे को आइसोलेट कर लें, 2-3 दिन स्कूल ना भेजें। अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो कंडीशंस आपकी रिकवर जल्दी हो जाएंगी और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, और उससे आपके दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब हम खाने की बात करते हैं। डाइट आपकी क्या, मतलब आप बच्चे को क्या डाइट दें। देखिए, कोई भी बच्चा बीमार होता है तो माता पिता की सबसे बड़ी टेंशन होती है, स्पेशली मदर्स की, कि अगर बच्चे को खिलाएं क्या, क्योंकि ऑब्वियसली बीमारी में बच्चे वैसे ही खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इसमें आप मसले हुए आलू बच्चों को खिला सकते हैं। मसल आलू को उबाल के मसल लें और उसका कोई भी डिश बना के बच्चे को नमक हल्दी मिला के खिला सकते हैं। उससे क्या है, बच्चे आराम से खा लेंगे क्योंकि इसमें सॉफ्ट होता है। तो इसमें आप पफी एंड सॉफ्ट फूड देते हैं, ज़्यादा हार्ड फूड या फिर ऐसी चीज़ें बच्चे नहीं खा पाएंगे, जैसे रोटी चबाना, इस टाइप की दिक्कतें हो जाती हैं। तो वहाँ पर आपको डाइट का ध्यान देना। ओट मील्स दे सकते हैं, दलिया बच्चे को बना सकते हैं, मूंग की दाल की खिचड़ी होगी, ऐसे खिला सकते हैं। और यहाँ पर परहेज किन चीज़ों का करना है, आपको खट्टी चीज़ों का परहेज करना है। बच्चे को अचार, खट्टी चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं देनी है। ठीक है, आप बच्चे को अदरक का रस दे सकते हैं। अदरक जिंजर होता है, उसका थोड़ा सा जूस निकाल के बच्चे को गुनगुने पानी में मिला के, अगर छोटा बच्चा है आपका 3 साल का, 6-7 साल का, तो ऑब्वियसली बहुत सारा अदरक तो वो नहीं पिएगा, तो हल्का सा अदरक का जूस 2-3 ड्रॉप्स जो है 1 चम्मच में गुनगुना पानी लेके उसमें डाल के आप उसे पिला सकते हैं, तो उससे आपको उसको रिलीफ होगा। तुलसी का पानी इसमें बहुत अच्छा होता है। आप उसमें बच्चे को तुलसी का पानी बॉयल करके रख दें और उसको ठंडा करके उस बच्चे को
दिन में 2-3 बार 1-2 चम्मच या 3-4 चम्मच दिन भर पिलाते रहें। उससे भी बैक्टीरियल जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है वो डिक्रीज होगा। दूसरी बात, इसमें हम सिकाई भी कर सकते हैं। तो इसमें ठंडी सिकाई और गर्म सिकाई दोनों ही अच्छी होती है। बर्फ की सिकाई से भी जो वहाँ पे सूजन या पेन है तो वो कम हो जाता है। और इसमें नमक पानी का सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप उसे गार्गल एडवाइस कर सकते हैं कि नमक पानी का गार्गल करे सुबह शाम, तो उससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। एक चीज और बताती हूँ, मेथी के दाने होते हैं, उसको भिगा दें सुबह पानी में और शाम को उसको पीस के उसका पेस्ट जैसा बना लें। और जहां पर सूजन आई है गले में, यहाँ पे दोनों तरफ अगर आई है, बोथ साइडेड आई है तो बोथ, एंड अगर वन साइडेड आई है तो वन साइडेड, जहां पे स्वेलिंग आती है पैरोटिड ग्लैंड पे, वहां पर वो मेथी के दानों का पेस्ट लगा दें। तो वो काफी हद तक बच्चे के स्वेलिंग एंड पेन को डिक्रीज करेगा और उससे जल्दी रिकवर होता है। और नीम की पत्ती का पेस्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए ऐसा है, आपको हाइजीन भी ध्यान रखना है। अगर आपने पेस्ट लगाया तो ऐसा नहीं कि वो 2-3 दिन बच्चे को आपने नहलाया नहीं, वो वहीं पे ऐसे ही सड़ता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने पेस्ट लगाया है, उसको लगभग लगा रहने दे 1-2 घंटे तक। उसके बाद आपको उसको क्लीन करना है। क्लीन कैसे करना है? बॉइल्ड वाटर ले, गर्म पानी में हैंकी को, साफ कॉटन का हैंकी भिगा के और उसको क्लीन कर दें हल्के हल्के। तो उसको सफाई की जरूरत भी होती है, तो उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है। तो आजकल बच्चे स्कूल में आ रहे हैं जिनको बेलाडोना का पट्टी जैसी चिपका के बच्चे को पेरेंट्स भेजवा रहे हैं, तो यही मम्स है जो कि स्कूलों में आजकल बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। बच्चे को गर्म पानी पिलाएं, गर्म सूप पिलाएं, ऐसी चीजें एडवाइस की जाती हैं। सवाल ये होता है कि बच्चे को हम दही, दूध, ऐसी चीजें दे सकते हैं या नहीं मम्स में? बिल्कुल दे सकते हैं। आप दूध से बनी हुई चीजें दे सकते हैं पेशेंट को। बच्चे को दही भी दे सकते हैं, मगर दही आपका फ्रिज में रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल दही आप बच्चे को दे सकते हैं। विटामिन सी इसमें अच्छा होता है, तो हमने कहा खट्टी चीजें नहीं देनी है। तो कंफ्यूजन होता है कि विटामिन सी तो खट्टी चीजों में होता है। तो आपको क्या करना है? आपको ऑरेंज जूस घर में बना के, प्रिजर्व नहीं देना है। आपको घर में संतरे का जूस ऐसे निकाल के एक ग्लास में थोड़ा सा 2-3 चम्मच आप बच्चे को दे सकते हैं। इससे आप बच्चे को विटामिन सी भी मिलेगा और वो ज्यादा खट्टा भी नहीं होता। अचार नहीं, मन खट्टे का मतलब अचार, मिर्च, मसालेदार चीजें, फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, मैगी, चाउमीन, बाहर की चीजें बच्चों को नहीं देनी है। चॉकलेट्स, ये चीजें आप बच्चों को नहीं देंगे। ठीक है। तो इस चीज का परहेज करना है। बाकी आप बच्चे की डाइट को ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें मेडिसिन का क्या रोल होता है। देखिए, मम्स के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन एलोपैथी में नहीं होती है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम बच्चे को दवाइयां देते हैं। जैसे अगर फीवर आ रहा है तो पैरासीटामॉल देंगे, बहुत ज्यादा सूजन और दर्द है तो वहां पे आइबुप्रोफेन दे सकते हैं। आइबुप्रोफेन लिक्विड में भी आता है बच्चों को देने के लिए, और पैरासीटामॉल भी आती है, सिरप आते हैं दोनों के। तो आप बच्चों को ये एडवाइस कर सकते हैं। टैबलेट्स बच्चे नहीं खाते हैं जहां तक है। ठीक है। तो अगर दे सकते हैं। बात होती है होम्योपैथिक मेडिसिन की। मम्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना, 230 दोनों पोटेंसीज में होती है। तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा बुखार है, फीवर है, उसके साथ साथ पेनफुल हो रहे हैं और यहाँ पे रेडनेस, गरम गरम हो रहा है, तो वहां पर बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई होती है। मर्क सॉल्ट 30 एंड 200 हम पेशेंट को दे सकते हैं। अगर बच्चे के दाहिनी तरफ मम्स की दिक्कत हो रही है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ रही है, तो वहां पर मर्क सॉल्ट 30 एंड 200 पोटेंसी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के एडवाइस के हम उसको एडवाइस दे सकते हैं। मतलब लेकेसिस 30 एंड 200। अगर बाई तरफ बच्चे के पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग है, पेनफुल कंडीशन है, फीवर है, तो वहां पर हम लेकेसिस 30 या फिर 200 एडवाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू एज एंड सिम्टम। ठीक है। पल्सिटिला, कैमोमिला एंड एपिस मेलिफिका, ये तीनों ही दवाइयां बहुत अच्छी दवाइयां हैं। 30 एंड 200 पोटेंसी में हम दे सकते हैं, मगर बच्चे की उम्र देख के और उसके सिम्टम्स को देखकर ही दवाई दी जाती है। अगर आप बिना सोचे समझे दवाइयां देंगे तो वो वर्क नहीं करेंगी उन पर। ये बात मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि लोग सुन के या फिर पढ़ के दवाइयां देते हैं, ये सही नहीं होता है। दवाइयां हमेशा पेशेंट को देख के, उनकी जो भी कंडीशन है मरीज की, उसको देख के अगर दी जाती हैं तो डेफिनेटली पेशेंट क्योर हो जाता है। मगर हम पढ़ के, सुन के, या फिर हम कभी कभी फोन पे ही ऐसे ही दवाइयां बिना किसी पेशेंट को देके दवाइयां देते हैं, तो उतना अच्छा रोल उन दवाइयों का नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। होती है जो कि सैलाइवरी ग्लैंड का होती है पार्ट,
और ये पैरोटिड ग्लैंड बच्चों के या बड़ों के यहाँ कान के नीचे और फिर कान के पीछे पाई जाती है। जब इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पे इस तरीके से पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, जिसके हम गलसुआ या फिर गलफड़े या फिर उसको मम्स कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरस के अटैक की वजह से यहाँ पर सूजन आती है। इसकी वजह से बच्चों को खाने पीने में दिक्कत होना और